हाय एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, आज जो हम लोगों ने चैप्टर लिया है उस चैप्टर का नाम है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हिंदी में इसको कहते हैं श्वसन एवं गैसों का विनिमय। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? श्वसन एवं गैसों का विनिमय। और इसी का हम लोगों ने क्या लिया, एक छोटा सा पार्ट लिया है जो आज हम लोग पढ़ेंगे। उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, या फिर क्या बोला जाता है इसको, गैसों का परिवहन। हिंदी में गैसों का परिवहन। परिवहन, ठीक है। यहाँ पर हम लोग किस किस गैसों का परिवहन देखेंगे? ऑक्सीजन का देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का देखेंगे और बहुत सारे, ठीक है, इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, ये टॉपिक जो है ये छोटा सा भाग जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। इससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस लगभग आ ही जाते हैं हमेशा। 2 से 3 क्वेश्चंस। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो देखो, हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैसे विनिमय करते हैं या फिर कैसे क्या परिवहन करते हैं। तो देखो, होता क्या है, हमारे फेफड़ों के थ्रू, ठीक है, ये जो गैसेस है ये क्या होते हैं, हमारे फेफड़ों के थ्रू परिवहन करते हैं। ठीक है, हमारे मुंह से अंदर आए, ठीक है, हमारे फेफड़ों में गए और जाते कहाँ हैं ये? ऊतकों में जाते हैं। ठीक है, यानी हमारे टिश्यूज़ में जाते हैं, ठीक है, या फिर लोग यहाँ पे ऊतकों में जाते हैं। ठीक है, और फिर ऊतकों से गैसेस को कहाँ लेकर आते हैं? फिर फेफड़ों में लेकर आते हैं। तो अब बताओ कौन सी गैसेस कहाँ से कहाँ आती है। तो देखो, हम लोग जानते हैं क्या कि फेफड़ों से जो ऊतकों में आती है वो गैस कौन सी है? वो है ऑक्सीजन। ठीक है, और ऊतकों से कौन सी गैसें आती है? लंग्स में या फिर फेफड़ों में, इसको लंग्स कहते हैं या फिर फेफड़ों में। ठीक है, कौन सी गैसेस आती है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, CO2। ठीक है, ये तो हम लोग जान लिया। तो अब बताओ, जो ये ऑक्सीजन जो गया किसके पास? ऊतकों के पास। क्या किया? ऊतकों ने इसका यूज़ किया, ठीक है, इसका उपयोग किया क्या करने के लिए? ठीक है, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, ताकि क्या कर सके, अपने लिए क्या, ऊर्जा का निर्माण कर सके। ठीक है, और CO2 क्या था? उसका एक तरह का बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, अब आओ, तो देखो, ऑक्सीजन लिया और CO2 छोड़ा। अभी जो CO2 था ये सब कैसा था? ये कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, जब पढ़ोगे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के टूटने पे निकलता है। ठीक है, चलो, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन किससे क्या क्या निकलता है। तो हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है, ठीक है, जाता है किसके थ्रू? फेफड़ों से ऊतकों के थ्रू जाता है। किसके थ्रू जाता है? लाल रक्त कणिकाओं के थ्रू जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? RBC बोलते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, या फिर RBC, लाल रक्त कणिकाएं। क्या बोलते हैं इसको? लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, तो अब देखते हैं किसका कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो देखो, ऑक्सीजन जो होता है वो 97% लाल रक्त कणिकाओं से जाता है। ठीक है, 97% ऑक्सीजन को कौन लेकर जाता है? लाल रक्त कणिकाएं। और जो 3% जो होती है उसको कौन लेके जाता है? उसको लेके जाता है प्लाज्मा। प्लाज्मा, ठीक है, और ये क्या होती हैं? खून में घुली हुई होती है ये 3%। ठीक है, ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, जान लेते हैं कि ये कैसे जाता है। तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जान लो, तो 7% जो होती है, ठीक है, इसको लेकर कौन जाता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा, ओके। फिर आता है 20 से 25%। 20 से 25% को कौन लेके जाता है? लाल रक्त कणिकाएं, यहाँ पे RBC, सेम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, और जो बच गया 70%, ठीक है, जो सबसे मुख्य भाग है इसका CO2 के या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के क्या परिवहन का, वो है बाई कार्बोनेट फॉर्म में। ठीक है, बाई कार्बोनेट के फॉर्म में। ठीक है, ये काफ़ी ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इसी भाग से आते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या जाना
कि फेफड़ों से क्या होती है, गैसें परिवहन करते हुए जाती है ऊतकों की ओर, ठीक है। फिर ऊतकों से गैसें किसकी ओर जाती है, लंग्स की ओर, ठीक है। तो फेफड़ों से जो गैसेस जाती है ऊतकों की ओर, ऑक्सीजन को उसमें क्या होती है, उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, सिंपल, ठीक है। और वो किसके थ्रू जाती है, आरबीसी के थ्रू, यानी लाल रक्त कणिकाओं के थ्रू जाती है। तो 97% क्या हो गया, आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं, और 3% प्लाज्मा के थ्रू। क्लियर। अब कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करें तो 7% प्लाज्मा, 20 से 25% आरबीसी या फिर लाल रक्त कणिकाएं, और 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। तो चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो देखो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक एक करके, सारे छोटे छोटे भाग को कवर करेंगे। देखो पहला है हमारा ऑक्सीजन का परिवहन। पहला है हमारा ऑक्सीजन का परिवहन। देखो हम लोगों ने जान लिया कि 97% जो जो होता है ऑक्सीजन, उसको कौन ले जाता है, लाल रक्त कणिकाएं लेके जाती हैं, ठीक है। और 3% जो होती है उसको कौन लेके जाता है, प्लाज्मा, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत। तो देखो यानी हम लोग ये समझ ले सकते हैं कि 97% यानी मुख्य भाग जो है, ठीक है, ऑक्सीजन का, वो उसको कौन लेके जा रहा है, ठीक है, वो लेके जा रहा है आरबीसी। और आरबीसी में क्या होता है, आरबीसी में एक लौह युक्त तत्व होता है। आरबीसी में क्या होता है, एक लौह युक्त तत्व होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है। हीम का मतलब ही होता है आयरन युक्त, हीम का मतलब ही होता है क्या, आयरन युक्त तत्व, ठीक है। और ग्लोबिन जो है एक तरीके का क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। चलो तो अब देखो ऑक्सीजन को जो लेकर जाता है वो कौन सा लेकर जाता है, कौन सा, हेमोग्लोबिन का कौन सा भाग, वो आयरन युक्त तत्व, यानी कि आयरन युक्त तत्व ही क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है, ठीक है। इसका इसकी जो होती है बाइंडिंग या फिर क्या कहते हैं, जुड़ाव जो होता है, ऑक्सीजन का जुड़ाव किसके किसके साथ होता है, आयरन के साथ। और प्रोटीन जो पार्ट होता है या फिर प्रोटीन का जो भाग होता है उसका जुड़ाव होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ये तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने जान लिया कि आयरन का भाग किसके साथ जुड़ता है, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, एक हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ या फिर एक हेमोग्लोबिन के अणु के साथ कितने, 4 ऑक्सीजन, एक, ठीक है। हेमोग्लोबिन को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं HB लिखते हैं, ठीक है, या फिर हेमोग्लोबिन लिख लो, ठीक है। एक हेमोग्लोबिन के क्या अणु के साथ कितने, 4 ऑक्सीजन परिवहन कर सकते हैं, ठीक है। यानी एक हेमोग्लोबिन में कितने रहेंगे ऑक्सीजन, 4, अधिकतम 4। कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में। चलो अब देखो ये किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब ये जो होता है जुड़ाव जो होता है आयरन का ऑक्सीजन के साथ या फिर आयरन युक्त तत्व का ऑक्सीजन के साथ, ये काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है या फिर ये निर्भर करता है किस चीज़ों पे, 3 चीज़ों पे। देखो इसकी निर्भरता किस किस चीज़ों पे होती है, इसकी जो होती है निर्भरता कई चीज़ों पे होती है। तो पहला आता है हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन आयन तत्व पे होता है। दूसरा किस पे होता है, ताप पे, यानी टेम्परेचर पे। तीसरा होता है दबाव पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। किसका पार्शियल प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, दबाव पे। इन सब चीज़ों पे क्या होता है, गैसों का परिवहन या फिर ऑक्सीजन का परिवहन निर्भर करता है। यहाँ पे कोई दिक्कत, ठीक है। तो चलो देखो इसी चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं, तो एनसीईआरटी में एक ग्राफ दिया हुआ है, उसी ग्राफ के बेसिस पे हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो ये है ग्राफ दिया हुआ, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। हिंदी में इसको कहा जाता है क्या, ऑक्सीजन के साथ हेमोग्लोबिन के संतृप्त का प्रतिशत। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका हिंदी अनुवाद, ऑक्सीजन के साथ
के साथ हेमोग्लोबिन के संतृप्त का प्रतिशत। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। अब इसको समझने में कोई दिक्कत? अब देखो ये जो पूरा है, ये जो कर्व है, ठीक है, जिसको हम लोग ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं, इसका दूसरा नाम हिंदी में क्या कहते हैं? ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन वियोजन चक्र। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन वियोजन या डिसोसिएशन, जिसको तुम बोलो वियोजन चक्र बोलते हैं। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये है जिसके थ्रू तुम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर तुम इसके थ्रू, इस ग्राफ के थ्रू या फिर के दे पाओगे। तो देखो ये बायां या फिर दायां कब शिफ्ट करता है? ठीक है, देखो बायां कब शिफ्ट करता है? जब पार्शियल प्रेशर क्या हो, दबाव क्या हो, CO2 का कम हो, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या हो, कम हो। 2,3-DPG का देखो इसका मतलब क्या होता है? डाइफॉस्फोग्लिसरेट। क्या इसका मतलब? डाइफॉस्फोग्लिसरेट। देखो होता क्या है, जब भी हमारे बॉडी में हम लोग जब भी कुछ खाना खाएं या फिर कुछ भी हम लोग लिए, ठीक है, उससे क्या होता है हमारे बॉडी में क्या आ गया? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। ठीक है, तो उसके टूटने पे, ठीक है, उसके टूटने पे, किसी भी तरह के कार्बोहाइड्रेट के टूटने पे हमारे बॉडी में क्या रिलीज होता है? कॉमन है ना, क्या रिलीज होगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म हुआ ना। ठीक है, क्रिया चल रही है। ठीक है, अब तो ये जो DPG है, डाइफॉस्फोग्लिसरेट, ये क्या है? एक तरीके का क्या है? बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, किसका? कार्बोहाइड्रेट के टूटने पे या फिर कार्बोहाइड्रेट की क्रिया का। ठीक है, और ये किसके साथ कंबाइन करता है? हेमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, अब देखो ये ज्यादा किस में होता है? ये ज्यादा होता है किसमें? जो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइजेस करते हैं या फिर जिम जो काम करने वाले होते हैं ना, एथलीट्स सब। ठीक है, एथलीट्स हो गए या फिर काफ़ी अभी स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, उन सब के बॉडी में या फिर उन सब के शरीरों में क्या होता है? डाइफॉस्फोग्लिसरेट का मात्रा क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, ये हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है RBC में। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा गैसों का परिवहन में क्या, ऑक्सीजन का परिवहन देख लिया हम लोगों ने। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। ठीक है, अब लोग शुरुआत करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो चलो शुरुआत करते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा था शुरुआत में? हम लोगों ने क्या सीखा? 3 चीज़ें सीखी थी ना कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन के नाम पे। क्या? पहला क्या कि 7% जो होता है उसको कौन लेकर जाता है? प्लाज्मा लेकर जाता है। ठीक है, उसके बाद 20 से 25% लाल रक्त कणिकाएं या फिर RBC। तीसरा 70% बाइकार्बोनेट। ठीक है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब इसको आगे पढ़ने से पहले एक एंजाइम होता है, ठीक है, उसके बारे में जान लो। उसका नाम है कार्बोनिक डिहाइड्रोजिनेस। डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं क्या? कार्बोनिक डिहाइड्रोजिनेस। देखो ये काफ़ी तेज होता है। ठीक है, इसका ये क्या होता है? काफ़ी तेज होता है या फिर फास्ट होता है काफ़ी। ठीक है,
और इसको अपनी अभिक्रिया या फिर अपना क्या कहते हैं उसको, रिएक्शन, ठीक है, अभिक्रिया को तेज रखने के लिए या फिर चलते रहने के लिए इसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, किस चीज़ का ज़रूरत होती है, इसको जिंक की रिक्वायरमेंट होती है। ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा इसका जो क्वांटिटी होता है या फिर इसकी जो मात्रा होती है, ये कहाँ ज़्यादा होती है, आरबीसी में इसकी मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसकी मात्रा कम कहाँ होती है, प्लाज्मा में इसकी मात्रा कम होती है, ठीक है। किसके कंपैरिजन में देख रहे हैं, किसके में, आरबीसी के कंपैरिजन में। आरबीसी में क्या होगी, कार्बोनिक डिहाइड्रोजिस की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। आरबीसी में ज़्यादा और प्लाज्मा में कम। चलो यहाँ पे कोई दिक्कत। तो अब देखो हम लोगों ने क्या जाना, 7% प्लाज्मा क्या होती है, सीधे सीधे आई और सीधे चली गई परिवहन होते हुए। 20% आरबीसी किसके थ्रू, याद है हम लोग पढ़े थे ना, ग्लोबिन प्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन पढ़े थे हम लोग। कोई दिक्कत यहाँ पे। तो चलो हम लोग अब देखते हैं। तो देखो ये मान लो हम लोगों ने बना लिया, ठीक है। ये मान लो ये छोटे छोटे उत्तक हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यूज बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, ये उत्तक है, ठीक है। और ये रहा हमारा लाल रक्त कणिका, यानी आरबीसी, या फिर इसको क्या बोलते हैं, लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं इसको, लाल रक्त कणिकाएं। चलो यहाँ पे कोई दिक्कत। तो देखो ये रहा दूसरा हमारा आरबीसी या फिर लाल रक्त कणिका, ये भी आरबीसी है और ये भी आरबीसी। तो अब आते हैं टिश्यू में, उत्तकों पे, ये भी एक तरह से टिश्यू। चलो अब यहाँ पर हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं, समझ में आने में आसानी हो। चलो अब बनाते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत। तो देखो ये जो जगह है, ये जो जगह है, ठीक है, ये जगह है हमारा कौन सा, ये जगह है हमारा शारीरिक जगह, ठीक है, शरीर में कहा, उत्तकों का स्थल, ठीक है, उत्तकों का स्थल, टिश्यू साइट जिसको तुम बोल लो, या फिर क्या कह लो तुम इसको, टिश्यू साइट बोल लो। और ये जो जगह है ये है कहाँ, फेफड़ों की जगह, फेफड़ों का जगह, ठीक है। या फिर इसको क्या बोलते हैं, एल्वियोली साइट बोलते हैं। तो हम लोग एक एक करके देख लेंगे काफ़ी इजी तरीके से, ठीक है। तो देखो यहाँ पहले जान लेते हैं। देखो हुआ क्या, हम लोग जानते हैं क्या, टिश्यू क्या निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी उत्तक को क्या, उत्तक क्या रिलीज करता है, क्या छोड़ेगा, वो छोड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। तो देखो हुआ क्या, ये टिश्यू ने क्या छोड़ा, ये उत्तक ने क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, ठीक है, ठीक है। अब छोड़ते ही ये क्या चला गया, ये प्लाज्मा में मिल गया। कितना प्रतिशत था ये, याद है, 7% था। यहाँ पर समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब CO2 और निकला, कितना प्रतिशत, 20 से 25%। ये किसके साथ किया था, ग्लोबिन प्रोटीन के साथ, ठीक है, ग्लोबिन प्रोटीन के साथ किया, ठीक है। इसकी अभिक्रिया किसके साथ होगी, ग्लोबिन प्रोटीन के साथ हुआ, ठीक है। ये भी सही है, ये भी समझ में आ रहा है। और जो 70% था, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड था जो 70% था, वो देखो उसका कैसे हो, यहाँ पे मेन समझना हमको इसका। तो देखो ये जो 7% वाला था, ये तो प्लाज्मा से आया और प्लाज्मा के थ्रू ही एल्वियोली से निकल गया, ठीक है, ये एल्वियोली वाला जगह है, ठीक है। ये क्या है, एल्वियोली की दीवार है ये, ठीक है। और ये टिश्यू का है लेयर, यानी उत्तकों का लेयर है, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ, यहाँ से आया और यहाँ से निकल गया, सिंपल। CO2 कितना प्रतिशत था, 7%, सीधे सीधे निकल गया, प्लाज्मा से घुला था, प्लाज्मा में घुल के बाहर ही निकल गया, ठीक है। अब ये देखो 20 से 25% जो था, जो 20 से 25% था, वो भी एल्वियोली के थ्रू जो निकल गया सीधे सीधे, कोई दिक्कत नहीं उसको तोड़ने या फिर चलाने में। देखो
और अब बात करते हैं इसका, अब बात करते हैं इसका 70% यानी कि बाइकार्बोनेट वाले लेयर का। तो देखो ये जो CO2 होता है इसका अभिक्रिया होती है किसके साथ, वाटर के साथ। एक देखो एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में एक रिएक्शन दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा रिएक्शन दिया हुआ है। देखो इस रिएक्शन दिया हुआ है CO2, ये कोई रिएक्शन मैं लिख देता हूँ। CO2 रिएक्ट करता है किसके साथ, किसकी साथ अभिक्रिया होती है, पानी के साथ, ठीक है। किसके प्रेजेंस में, किसके मौजूदगी में, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की मौजूदगी में, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा। और ये क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है HTCO3। फिर ये टूट जाता है किसमें, HCO3 माइनस में और H प्लस में, ठीक है। इसकी मौजूदगी में कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में। और ये सारे के सारे क्या होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं, यानी कि क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या सब होती है, रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल होता है, या फिर क्या बोलते हैं उसको, उत्क्रमणीय होता है। चलो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो ये जो रिएक्शन हुआ ये कहाँ गया, ये यहाँ से यहाँ हुआ, ठीक है, क्लियर। अब देखो रिलीज क्या हुआ, क्या क्या छोड़ा गया, HCO3 माइनस और H प्लस। यहाँ पर कोई दिक्कत, कोई समझने में। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी H प्लस का, H प्लस जो आयन है उसका तत्व जब बढ़ता है हमारे शरीर में, हमारे RBC में या फिर लाल कणिका में, तो हमारा pH क्या होता है, घट जाता है। ये क्या करता है, हमारे pH को घटाता है। यानी कैसे, किसकी ओर जा रहे हैं, एसिड की ओर जा रहे हैं, सिंपल। तो अब देखो क्या हुआ, कोई दिक्कत। तो अब देखो इसका भी मात्रा बढ़ गई, HCO3 माइनस की भी मात्रा बढ़ गई और H प्लस की भी मात्रा बढ़ गई। तो ये जो HCO3 माइनस था ये क्या करता है, बॉडी के हमारे RBC के क्या था, बाहर जाता है, ठीक है। अब इसी के बाहर जाने पे क्या हो गया, इसको मेंटेन करना है ना, हम लोग क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, यानी बराबरी मेंटेन करना है, ठीक है। बराबरी मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, बाहर से अंदर कौन आएगा, क्लोरीन आएगा, ठीक है। और ये कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट या फिर हैमबर्गर का सिद्धांत, क्या बोलते हैं इसको, क्लोराइड शिफ्ट या फिर हैमबर्गर का सिद्धांत बोलते हैं इसको। यहाँ पर समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये जो हाइड्रोजन था, ठीक है, RBS के साथ क्या आया था यहाँ पे, ऑक्सीजन। तो HbO2 था यहाँ पे पहले, क्योंकि RBC के पास आया है ना। ये जो लाल कणिका है ये किसके पास आया है, टिश्यू के पास, यानी उत्तक स्थल के पास, क्या देने के लिए, उसको ऑक्सीजन। तो ये तो अपना ऑक्सीजन छोड़ दिया, ये अपना ऑक्सीजन छोड़ दिया, ठीक है। अब जो ये हेमोग्लोबिन बचा, ये क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, जुड़ जाता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन चला गया सीधे सीधे, ये ऑक्सीजन कहाँ चला गया, ये ऑक्सीजन चला गया कहाँ, उत्तकों में। सबको ज़रूरत है ना ऑक्सीजन का आगे की क्रिया को करने के लिए। यहाँ पर कोई दिक्कत समझने में। चलो अब देखो यहाँ पर कोई दिक्कत। तो अब देखो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी जस्ट इसका उल्टा हुआ, जस्ट इसका उल्टा। तो यहाँ से क्या हुआ, जब हम लोग ये जो लालत कणिका था घूम कर कहाँ आ गया, एल्व्यूली के पास आया। तो अब क्या हुआ, ये जो क्लोरीन जो था, ठीक है, अब ये क्लोरीन कहाँ चला गया, बाहर, ठीक है। और अंदर कौन आ गया, फिर वही HCO3 माइनस, ठीक है। और जो HHB था, ठीक है, HHB जो था, जैसे ही फिर क्या गया, एल्व्यूली से क्या अंदर आएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जैसे ही कंबाइन किया किसके साथ बना, तो फिर क्या छोड़ा, ये HB छोड़ा, फिर ये क्या रिलीज किया, HbO2 बन गया, फिर से तैयार। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ क्या किया, जोड़ी बना लिया लेके जाने के लिए। तो अब जो ये जो हाइड्रोजन था, ये जो टूटा, ये कहाँ जाएगा, HCO3 के पास, ठीक है। अब ये दोनों मिलके फिर से क्या बना दिया, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना दिया, जो क्या होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में या फिर उसकी मौजूदगी में क्या हो जाएगा, फिर से टूट जाएगा पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में। और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला जाएगा, टिश्यू, ये एल्व्यूली से बाहर, हमारे शरीर से क्या हो जाएगा, बाहर, ठीक है। तो ये है हमारा
परिवहन किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। तो आई होप तुमको ये समझ में आ गया होगा आसानी से, काफ़ी इजी है। ठीक है, बस थोड़ा सा रिएक्शन का यहाँ पर है। ठीक है, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, बट रिएक्शन तुम्हारे एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे तरीके से दिया हुआ है। यही रिएक्शन है, सेम रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोग एक बार फिर से रिवाइज भी कर सकते हैं चाहो तो। देखो 7% प्लाज्मा गया, 7% प्लाज्मा किस में आया? आरबीसी में इंटर किया। 7% नहीं, प्लाज्मा में इंटर किया। 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड था प्लाज्मा में आया, घुला, और सीधे सीधे ये कहाँ गया? एल्वेोली के थ्रू बाहर निकल गया। एल्वेोली के पर 20 से 25% किसके साथ कंबाइन किया या किसके साथ जोड़ी बनाया? ग्लोबिन के साथ। किसका पार्ट था? हेमोग्लोबिन का ना, हेमोग्लोबिन का था 20 से 25%। ठीक है, और जो 70% था वो घुसते ही क्या किया? आरबीसी के अंदर घुसा या लाल रक्त कणिका के अंदर घुसा और क्या किया? ये रिएक्शन परफॉर्म किया, ये अभिक्रिया किया, पानी के साथ रिएक्ट किया, फिर कार्बोनिक एसिड का बनाया, फिर उससे फिर तोड़ा HCO3 माइनस में और H प्लस में। ठीक है, H प्लस कंबाइन कर गया, फिर जोड़ी बना लिया किसके साथ? किसके साथ? हेमोग्लोबिन के साथ, और ऑक्सीजन को छोड़ दिया कि जाओ उत्तकों में जाओ, क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत, ये वहाँ पे जरूरत क्या है? ज़्यादा। ठीक है, और जस्ट इसका उल्टा जो हुआ इफेक्ट वो कहाँ हुआ? एल्वेोली में। तो ये कौन सा जगह था? एल्वेोली की जगह है। ठीक है, चलो, आई थिंक तुमको समझ में आ गया होगा आसानी से। ठीक है, थैंक यू।